अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल और मैं हूं आपका होस्ट आमिर शमीम। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं हेल्थ की, सेहत की, तो बात होती है अमराज की, फिर उसके क्योर की बात होती है, फिर उसके ट्रीटमेंट की बात होती है। और ये सारा कुछ जब भी पॉसिबल होता है कि जब आपके पास हेल्थ सर्विसेज का बैकअप एडिकेट आपके पास फुल कैपेसिटी में मौजूद हो किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। हेल्थ सर्विसेज भी उस वक्त आपको सर्विस दे पाएंगी और हेल्थ ट्रीटमेंट की कर पाएंगी कि जब उनके पास अद्वियात वाफिर मकदार में मौजूद हों जो उनको चाहिए। इसका मतलब है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस हमें नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए हम आज अपने शो में बात करेंगे अद्वियात बनाने वाली कंपनी का रोल। जब से पाकिस्तान बना 1947 से और ऑनवर्ड अभी तक जो ग्रोथ हुई है, जो चैलेंजेस का सामना रहा है, किस तरह से नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ग्रोथ की है, किस तरह से मल्टीनेशनल कौन कौन सी कंपनियां थी जो हमारे साथ जिन्होंने साथ चली हैं अभी तक, और इस वक्त क्या प्रोपोर्शन है नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज का, और क्या चैलेंजेस का सामना रहा है इस पूरे प्रोग्रेस में, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन के लिए हमारे पास आज इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक बहुत सीनियर तरीन पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं। आप फॉर्मर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और सीईओ हैं मेडिश्योर फार्मास्यूटिकल के, डॉक्टर शेख कैसर वहीद साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, शुक्रिया आपने टाइम निकाला। सर, आज बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था, हम हमेशा बात कर रहे थे इसमें, पिछले हमने बहुत सारे प्रोग्राम में अमराज पे बात की मुख्तलिफ तरीके से। तो अभी बात ये कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बैकअप सारा कुछ जो दवाएं चाहिए होती हैं, जो मेन आपका टूल है, दवा मिलेगी नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री की थोड़ी इंपॉर्टेंस बताएं। और मैं चाहूँगा कि एज ए लेमैन, एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ थोड़ा सा डाटा उठाया था, उस डाटे को से मैं चाहूँगा आप स्टार्ट करें कि 1947 में जब पार्टीशन के वक्त हमने देखा तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वो ना होने के बराबर थी तकरीबन। तो 1947 के बाद आपका तो माशाल्लाह इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, थोड़ा वो हिस्ट्री बताइए किस तरह से मल्टीनेशनल ये नेशनल कंपनीज़ ने यहाँ स्ट्रगल की जो आज इस पोजीशन पे बैठे हैं, और क्या क्या चैलेंजेस का सामना रहा, थोड़ा सा ये हमारे व्यूअर्स को। देखिए, पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में दो कारखाने थे लाहौर में इत्तेफाक से, और ज़्यादातर अद्वियात इंपोर्ट होती थी कलकत्ता से। कुछ जो जिनका दवा का काम कलकत्ता में था, वो जब पाकिस्तान आए और पर्टिकुलरली कराची आए तो उन्होंने वो तमाम एजेंसियां जो उनके पास कलकत्ता में थीं वो लेके, एजेंसियों की डीलरशिप अपनी लेके कहा कि, और इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियां पहले पाकिस्तान में सिर्फ इंपोर्टेशन करती थी। फिर जब ऑब्वियसली उनके वॉल्यूम्स बढ़ गए और उन्हें बिजनेस साइज नज़र आया तो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने फुटहोल्ड को स्ट्रॉन्ग किया और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डेवलप करने लगे। नेशनल कंपनियां अभी तक होश में नहीं आई थी, बहुत कम नेशनल कंपनियां थी, थोड़ी बहुत आई, वो डिस्पेंसिंग के आइटम बनाती थी, टिंचर आयोडीन और पेट के दर्द की दवा और इस तरह। 1991 में या 92 में नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट, उसमें एक मिनिस्टर साहब थे जिनका ताल्लुक बावलपुर से था। उन्होंने पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने जो दवा के अद्वियात के जुज़ होते हैं उनकी अपर लिमिट मुकर्रर कर दी, उसको हम कहते हैं, बड़ा फेमस है SRO 471। अच्छा। जिसके तहत अद्वियात की जुज़ की कीमतें का तयन हो गया। नेशनल कंपनियों को चाम नज़र आया, ठीक है, उन्होंने ब्रांडिंग शुरू कर दी क्योंकि उनको फ़ायदा होने लगा, ब्रांडिंग शुरू कर दी। वक्त के साथ साथ मल्टीनेशनल का रोल कम होता चला गया। पहले अगर नेशनल कंपनियां 30% थी, 70% मल्टीनेशनल थी, बिल्कुल ठीक। तो ये रोल अब उलट हो चुका है। अब अच्छा। 70%
नेशनल कंपनी है और 30% मल्टीनेशनल कंपनियों का वॉल्यूम में रोल रह अच्छा, गया। टोटल पाई जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हाँ, की रोल वो, रह गया अच्छा है, रोल अच्छा, रह गया है। अदर वे राउंड ये तो अपोजिट हो गया। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, जी इसमें नेशनल कंपनियों ने अपनी क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव किया, क्वालिटी को, क्योंकि टेक्नोलॉजीज बाहर से लेके आए। दूसरा, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां इंटरनेशनली अपने ऑपरेशंस को स्लीक कर रही थी, वो ठीक कंसोलिडेशन की तरफ जा रही थी। ठीक। तो पाकिस्तान से ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ पाक रुपी, वो पाकिस्तान में उनकी इंटरेस्ट कम होती चली गई और वो पाकिस्तान से वाइंड अप करते चले गए। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मल्टीनेशनल कंपनियों में थी, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, वो नेशनल कंपनियों में आए। तो एक तरह से वो टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई मल्टीनेशनल से नेशनल कंपनियों में। आज ये है कि नेशनल कंपनियों में ने इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी हैं कि दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे। अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेशनली कंप्लायंट हो चुकी हैं वो कंपनियाँ, एक दो कंपनियाँ हैं मेरे ख्याल में वो कंप्लायंट हुई होंगी, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां इंटरनेशनली कंप्लायंट नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कंप्लायंट होने की। उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न हमें नज़र आ रहा है कंप्लायंट ना होने का, कोई भी हुकूमत आज तक आई 70 साल में, 75 साल में, उन्होंने पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को कभी भी इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दिया या कंसिडर ही नहीं किया। जितना मैंने देखा है कि पाकिस्तान में किसी शोबे को अगर मिलाइन किया गया है, अच्छा, बदनाम किया गया है, लेट डाउन किया गया है, वो दवा साझेदारों को। मैं 2 स्टैटिस्टिक्स आपके व्यूअर के लिए रखना चाह रहा हूं। 1980 में, 89 में पाकिस्तान की एवरेज जो एज थी एक आम आदमी की जिंदगी, वो 55-56 साल थी। अच्छा, आज 69 है और ये स्टैटिस्टिक्स अब अखबार में 69 एवरेज एज है। तो क्या हुकूमत ने कोई कमाल किया है? हवा गंदी है, पानी गंदा है, बिल्कुल सही है। आबो हवा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हर जिंदा चीज की, वो दोनों गंदी है पाकिस्तान में। हर तरह का पोल्यूशन इंक्रीज ही हुआ है। हाँ जी। उसके बावजूद एवरेज एज पाकिस्तानी की बड़ी, तो सवाल तो बनता है और सवाल की तलाश भी करनी चाहिए जवाब की। बिल्कुल सही। सिर्फ एक चीज है कि पाकिस्तान में एक्सेस टू मेडिसिन बढ़ गया। एक्सेस टू मेडिसिन, नेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान के कोने, जिसको कहते हैं नुक एंड कॉर्नर पे, अद्वियात की सप्लाई इंश्योर की। और इससे ये हुआ कि जो पॉपुलेशन थी उसको दवा मिली। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ दुनिया की सस्ती तरीन अद्वियात मिलती है। अच्छा, इज द मोस्ट इकोनॉमिकल कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये कोई, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शायद मैं खुद दवा साज इदारे से ताल्लुक रखता हूँ तो मैं डिपेंड करना चाह रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। आज की दुनिया, हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल, सब देख सकते हैं। अब सवाल ये पहुंचता है कि पाकिस्तान में अक्सर मीडिया में और पार्लिमान में ये आवाज़ गूंजती है कि पाकिस्तान में अद्वियात क्यों महंगी है। बदकिस्मती से पार्लिमान में तो खैर मैं ये कहता हूँ कि लाइल्मी है, उनको इस मामले में कोई रेलेवेंट लोग शायद इंफॉर्मेशन बहाम नहीं की जाती, स्टैटिस्टिक्स नहीं प्रेजेंट किए जाते। और वहाँ ज़्यादातर वो आपको पता है जागीरदार, ज़मींदार, एग्रीकल्चरिस्ट टाइप के लोग बैठे होते हैं। उनको अपने गन्ने से और इससे ही दिलचस्पी होती है कि सब्सिडी हमें गंदम पे मिल जाए, गन्ने पे मिल जाए, इस पे मिल जाए सब्सिडी। वो इस चक्कर में रहते हैं। उनको नहीं पता कि ये ब्यूरोक्रेसी को इसलिए दिलचस्पी नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को फ्री दवाइयाँ मिल जाती हैं इस्लामाबाद में, इसलिए उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक। अब रह गए मीडिया। तो मीडिया में जो ले मीडिया जिसको हम कहते हैं, कुत्ते ने इंसान को काट लिया खबर नहीं है, इंसान ने कुत्ते को काट लिया खबर बन गई। ये खबर है। वेरी ट्रू। तो जब तक नेगेटिव कॉनोटेशन हाइप ना क्रिएट करे मीडिया, तो रीडरशिप नहीं बढ़ती। आप ये देखें कि आज 8 से 9 बजे वाला जो सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसमें
ए से लेके जेड तक जितने भी चैनल हैं वो उस 1 घंटे में नेगेटिव हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक तो लोग व्यूअरशिप बढ़ती है और सम अदर इंसान को ग्लैडिएटर बहुत अच्छे लगते हैं। और रोमन एम्पायर को ये पता था कि इंसान की फितरत में दूसरे पर जुल्म देखना वो एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह मीडिया ने, पाकिस्तान की मीडिया ने और दुनिया के मीडिया ने इस चीज़ को देखा कि नेगेटिव बातों को हाइप क्रिएट करो तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, इससे उनकी व्यूअरशिप बनती है। जब व्यूअरशिप बनती है तो एडवर्टीजमेंट का ज़्यादा होता है। तो ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो हेल्थ सेक्टर है उसकी सही जो कहते हैं ना तर्जुमानी ना हो पाई। अब आपका ये चैनल है, आपकी ये जो काविश है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि शायद आप सही नुमाइंदगी कर लें, लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचा दें। टोटल जो एक इंसान एवरेज पाकिस्तान में जितने भी लोग सेहत से वाबस्ता होते हैं, सेहत के ऊपर खर्च करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन है, डॉक्टर की फीस है, डायग्नोस्टिक्स है जी, एक्सरे है, लेबोरेटरी टेस्ट है, जो दवाओं का खर्चा है उसमें 15% है। और ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर, ये एक बहुत बड़े कराची के अस्पताल ने इसके ऊपर स्टडी की बाकायदा और ये साबित किया कि एक्सपेंस जो मेडिसिन के है 15% है। अच्छा, 85% जो एक्सपेंस है मरीज का उसके ऊपर हाहाकार नहीं है। ना अस्पतालों के एक्सपेंसेस पे किसी को कोई तवज्जो है, ना डायग्नोस्टिक पे किसी की पता है। सही है। दवाओं का दूसरी बदकिस्मती जो पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ा जुल्म, जिसको मैं कहता हूं कि ला इल्म की इंतहा के 1976 में जब ड्रग एक्ट बन रहा था पाकिस्तान का पहला ड्रग एक्ट, उससे पहले 1940 के ड्रग एक्ट को इंडिया का जो ड्रग एक्ट था 1940 का वो फॉलो करते। 1976 में ड्रग एक्ट बन रहा तो उसमें एक क्लॉज डाल दी गई ड्रग एक्ट में जिसको कहते हैं सेक्शन 12। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत दवा की कीमत का तयन करेगी। ठीक है, वफाकी हुकूमत सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की बताया कि वफाकी हुकूमत क्या चीज है। वफाकी हुकूमत वो चीज है कि पूरी कैबिनेट इज अ वफाकी हुकूमत। फेडरल गवर्नमेंट इज द कैबिनेट जी। अब आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की टके टके की दवाइयों की कीमतों का तयन कैबिनेट करेगी, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के अवाम जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज जिनको हम कहते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, वो पाकिस्तान में नहीं आते। अवाम महरूम है। फिर मैं कहूँगा ना पार्लियामेंटेरियन को इससे दिलचस्पी है कि अवाम को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, ना ब्यूरोक्रेसी को इससे दिलचस्पी है, शायद मीडिया को है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन एक आम आदमी जिसको दवा का ऑप्शन मिलना चाहिए था बेहतरीन, वो नहीं मिल रहा। इसकी जिंदा मिसाल कोविड-19, कोरोना वबा। एक दवा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट है, वो आम आदमी को नहीं मिल रही। वो आपसे सिफारिश लगा रहा है, मुझसे सिफारिश लगा रहा है, मेरे जानने वाले रोज मुझे फोन कर रहे होते। जुल्म की इंतहा। एलीट क्लास को अवेलेबल है, वो किसी को भी नहीं मिल रही। नहीं, किसी को भी नहीं मिल रही। बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान में। वफाकी हुकूमत के पास टाइम नहीं है उस दवा की कीमत का तयन करें और उसकी रजिस्ट्रेशन करें, उसकी अवेलेबिलिटी करें। इसी तरह कोविड-19 की एक और एंटीवायरल दवाएं, कुछ और एंटीवायरल दवाइयाँ हैं। पिछले फरवरी से पाकिस्तान ने वबा का ऐलान कर दिया जी। पाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। जो 1957 का वबा का एक्ट है वो इन्फोर्स हो गया, जिसके तहत वफाकी हुकूमत को बेताशा पावर्स मिल गए कि बाजार बंद कर दो, ये बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, सब चीज़ें बंद कर दो, आपकी मूवमेंट, एयरपोर्ट बंद हो गए, सब चीज़ें होगी। नहीं, उस एक्ट के तहत ये पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास और सूबाई गवर्नमेंट्स के पास। अब आप देखें कि फरवरी से आज तक पाकिस्तान में उन दवाओं के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी 4 दिन पहले ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने को रजिस्ट्रेशन ग्रांट दी। अब देखें कब तक वो दवाएं आती हैं,
पाकिस्तान की। पाकिस्तान, बड़े लोग कहते हैं कि शायद पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत मुल्क है क्योंकि 27 रमजान को बना। मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं, मैं बड़ा दूसरी टाइप का आदमी, बड़ा पॉजिटिव आदमी, पॉजिटिव थिंकर हूं। मैं कहता हूं पाकिस्तान तो शायद बहुत खुशकिस्मत होगा, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर है, बर्फ, दुनिया की हाइट्स हैं, K2 पहाड़ी है, बेहतरीन दुनिया की पोर्ट्स हैं, हर तरह के सीजन है, हर तरह के फ्रूट्स हैं, सेल्फ सफिशिएंट इन अनाज है, खाने पीने की चीजें हमारे पास अपनी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बी प्रेज। लेकिन पाकिस्तान के अवाम बड़े बेचारे बदकिस्मत है, उनके हक की कोई बात नहीं करता, ना कभी किसी ने की। उनके हक पे ड्रामा बहुत होता है। आज तक जितनी सियासी जमातें चाहे कोई भी हो, अवाम के हकूक का ड्रामा बहुत किया, हकूक के नारे लगा के तो आती ना सर, अवाम के हकूक पे ड्रामेबाजी बहुत की। आज आपको पता है कि इस कराची शहर में, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जितनी सिफारिशें मुझे मिलती हैं कि हमारे मरीज के लिए अस्पताल में जगह अरेंज कर दो, हमें दवा अरेंज कर दो, खुदा के लिए ये कर दो, वो कर दो, अस्पताल में जगह नहीं है, मरीज एम्बुलेंस में मर रहे हैं अस्पतालों के चक्कर लगा लगा के, जो अस्पताल में हैं उनको दवाएं नहीं मिल रही, जो मुताल्लिका दवाएं हैं वो शॉर्ट है, मिल नहीं रही। ऊपर से हमारा ताजिर बिरादर, आपको पता है कि हमेशा से मफाद पुरस्त रहा है। ऑक्सीजन टैंक जी, जो बड़ा जरूरी है कोविड इस वबा में, क्योंकि अवाम उन्नास को अब पता लग गया होगा कि इतना मटीरियल आ गया है कि ये सीने पे असर करता है, लंग्स में, फेफड़े पे, तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो टैंक आज 20,000 रुपए का है, 5 घंटे के लिए ऑक्सीजन उसमें होती है। कितने का ऑक्सीमीटर, जिससे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का बॉडी में पता लगता है, 10,000 रुपए का है। जो चीज़ें बड़ी आम सस्ती मिला करती थी, मेरी उन भाइयों से भी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए रहम करें। बेताशा बड़े काम के लोग, बड़े जीनियस लोग होते हैं। अब कल हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त थे, दोस्त मोहम्मद फैजी, उनका इंतकाल हो गया, शहर के बहुत बड़े पिलर थे। लातादाद लोग इस वबा का शिकार हो रहे हैं। अब मैं आऊँगा पाकिस्तान में होना क्या चाहिए जी। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं बनाता, जो कि दुनिया इस वक्त काम ही सिर्फ बायोलॉजिकल पे, बायोसिमिलर पे कर रही है, ठीक है, डिजीज स्पेसिफिक, डिजीज मॉड्यूलेटिंग डिजीज, जो डिजीज को मॉडिफाई करते हैं, उन पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में सब नहीं है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है अद्वियात के शोबे में, तो हमारे पड़ोसी मुल्क ने कैसे की? आज पूरी दुनिया में आपको पड़ोसी मुल्क की अद्वियात मिलेंगी। बिल्कुल सही। वो बायोसिमिलर बना रहे हैं, वो वैक्सीन्स बना रहे हैं, वो इंसुलिन बना रहे हैं, वो दुनिया जान की। पाकिस्तान में तो ये कोई चीज़ नहीं बन पा रही। तो क्या इस मुल्क के पार्लियामान में कभी किसी ने ये सवाल किया? क्यों नहीं किया? कि वो दुश्मन मुल्क है, उसकी बात करना मना है। लेकिन किसी भी मुल्क की अच्छाई को हम तो ले लें। चाइना हम के बाद आज़ाद हुआ, लेकिन हम नहीं करने के लिए तैयार है। वजह उसकी ये है कि ये जो सेक्शन 12 है ड्रग एक्ट का, ये इम्पेडिमेंट है। नीयत दवाएं सस्ती करने की है। पाकिस्तान में तो दुनिया में सस्ती तरीन दवाइयां मिलती हैं। और अगर पाकिस्तान के पास इतना बड़ा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, वफाकी हुकूमत के हाथ पैर तो बड़े होते हैं, ऑक्टोपस की तरह हाथ पैर होते हैं, तो वफाकी हुकूमत चाहे दुनिया से सारा डेटा ले ले, कंपैरिजन कर ले, अवाम को बताए कि पाकिस्तान में महंगी दवाइयां मिलती हैं, सस्ती दवाइयां मिलती हैं। मेरा तो चैलेंज है खुला। मैं तो हर चैनल पे जाके एक ही बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को उसके हकूक से महरूम कर रहा है। जो बेहतरीन दुनिया का इलाज पाकिस्तान में होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा, कंपनियां नहीं ला रही। वजह उसकी ये है कि उनको वो सही जो प्राइस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही।
बेहतरीन बात की डॉक्टर साहब ने। नाजरीन, जिस तरह का एक जनरल इम्प्रेशन है हमें टेक्निकलिटी से हट के कि आम आदमी यही कहता है कि यार दवाएं महंगी बहुत हैं, महंगी हो रही हैं, तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उससे कंपैरेटिव एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।